નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું એકવાર ફરી સ્વાગત છે. આજે આપણે જે પાઠ જોતા હતા ધોરણ 9ની અંદર હિન્દીમાં 11મો પાઠ એક યાત્રા યબી, જેના લેખક હતા રામદરસ મિશ્ર, જેમનો જન્મ થયો હતો સન 1924. એનો આપણે મિત્રો પહેલો ભાગ જોયો હતો. હવે ત્યાંથી આગળ આપણે તેનો બીજો ભાગ જોઈએ. तो અહીંયા સુધી આપણે જોયું હતું, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशक अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी. मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं. मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए. वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की. वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है. थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए. तो एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है. मैंने न में सिर हिलाया. तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते. मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुरा ही क्या है. मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए. थानेदार ने उससे पूछा तो उससे स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया. लेकिन क्या मोहन. बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही. बात तय हो चुकी थी. फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी के बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है. लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है. लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है. इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी. लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा. यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट में साथ ले जाओ तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही. इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे. जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ. लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ. 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी. मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं. मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है. लगता है कथा सुन रहा हूँ. आप सही कह रहे बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है. कवि सम्मेलन में कविताएँ पढ़ता है और इस कविताएँ मानवीय संवेदना से भरी होती है. हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है. हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया. एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है. तो तुम लोग ग्वालियर आ गए. हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था. पराए शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात और प्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है. हाँ, सही कह रहे हो. तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम दिया था और उसी के सहारे चल रहा हूँ. वास्तव में तुम बड़े हो मोहन. बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएँ लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते. लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दर्श होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया. बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला. मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रही. मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया. तो विद्यार्थी मित्रों, मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया. गाड़ी का समय हो रहा था. मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया. उसमें 500 रुपये का नोट देने लगा. वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी. अरे ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हूँ. बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया. कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए. इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है. पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो. मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ. लेकिन यह तो बहुत ही, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा. यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा. बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी. हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा. मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है. वह क्या बाबूजी. ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे. उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए.
जैसे कह रहा हो ये कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लग रहे थे तब वो आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। विद्यार्थी मित्रों, ये था पाठ। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ हम देख लेते हैं। यात्रा भीरू माने कि यात्रा से डरने वाला। अनसंट माने मर्जी में आए ऐसा। निरंकुश, उसे निरंकुश भी कहा जा सकता है। आश्वसित माने आश्वासन, तसल्ली। वांछित माने इच्छा अनुसार। इंतजार माने प्रतीक्षा। वाट माने राह। अतिरिक्त माने उपरांत। छेड़ना माने उकसाना। कुशट माने अपरिक। अधेड़ माने कि आधेड़ उम्र का प्रौढ़। वृद्ध आदमी के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, अधेड़। हवालात माने कि जेल। अहम बात माने के मुख्य बात। प्रीतिकर माने के मन भावन। संवेदना माने कि पीड़ा। मसीहा माने के देवदूत। उबारना माने कि बचाना, से बाहर निकालना। इसके बाद मुहावरे देख लेते हैं विद्यार्थी मित्रों। पाला पड़ना, संबंध छूटना। चुप्पी सी छा जाना, शांति का छा जाना। असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ना। क्या करूं क्या ना करूं ये समझ में न आना। निबा होना माने कि घर खर्च निकालना। उद्विग्न करना माने कि पीड़ा देना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय। तो आपको शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय और पाठ का लेखक परिचय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।